Good morning, all of you. Today, I will discuss before you the तो आज हम आप लोगों को विश्व इतिहास की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में बताएंगे. टुडे आई विल डिस्कस बिफोर यू द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री. विश्व इतिहास की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनके आधार पर हम अध्ययन करते हैं. पहला है इसमें मानववाद. दूसरा है उदारवाद. तीसरा टॉपिक है व्यक्तिवाद. चौथा है धर्मनिरपेक्षता. पांचवा है सर्वदेशीयता. छठा है चर्च विरोधी भावना. और सातवां है राष्ट्रवाद की भावना. इन बिंदुओं के आधार पर हम जो है विश्व के इतिहास का अध्ययन करेंगे. मानववाद सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण था. पेट्रार्क, जिनको मानववाद का जनक कहा जाता है, उन्होंने जनकल्याण के लिए एक ऐसे कदम की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जिससे कि लोगों का ध्यान मानववाद की तरफ उत्पन्न हो, मानववाद की तरफ विकसित हो. मीन्स मानववाद को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण कहा जा सकता है. जन कल्याण की भावना जिसमें निहित हो, व्यक्तियों का कल्याण अधिक से अधिक हो, क्योंकि मध्ययुगीन यूरोप जो अंधविश्वासों रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था, जिसमें मानव के लिए कल्याणकारी भावनाएं नहीं थीं, उससे उठ करके आधुनिक समाज में मानव का विकास कैसे हो, इसकी पुरजोर कोशिश की गई, जो कि पुनर्जागरण के रूप में माना जाता है. और दूसरा टॉपिक है उदारवाद. मानवतावादी विद्वानों ने उदारवाद की प्रशंसा की, क्योंकि मध्ययुगीन यूरोप जो था, जिसमें बाह्य आडंबर धर्म की भावना प्रबल थी, जिनका दृष्टिकोण अत्यंत संकुचित था, संकुचित दृष्टिकोण से ऊपर उठ करके एवं धर्म की भावना से जो जकड़ा हुआ था मध्ययुगीन समाज, स्वतंत्र चिंतन एवं वैज्ञानिक विश्लेषण पर बल दिया गया.
जिन्होंने उदारवाद की भावना को प्रबल रूप से प्रोत्साहित किया। यद्यपि उपनिवेशवादियों, बैंकर्स, पूंजी निवेशकों, जलदस्युओं आदि ने उदारवाद की प्रबल प्रशंसा की, जो कि संकुचित दृष्टिकोण पर आधारित था, और मानवतावादियों ने स्वतंत्र चिंतन कर मध्ययुगीन समाज में जो अत्यंत संकुचित दृष्टिकोण था उससे ऊपर उठ करके उदारवाद की भावना का प्रबल विरोध किया। और तीसरा कारण है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि जो मध्ययुगीन समाज था जिसमें बाह्याडंबर थे, अंधविश्वास था, लोगों को स्वतंत्र चिंतन का आदेश नहीं था, व्यक्तिवादी भावना का लोगों ने समर्थन किया, जो कि मानव को नैतिक मूल्यों तथा धर्मनिरपेक्षतावाद के प्रबल विरोधी साबित हुआ, जो बाद में इसी व्यक्तिवाद की आलोचना हुई। व्यक्तिवाद ने ही सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन्म दिया, जिससे कि समाज में बदलाव की शुरुआत हुई। अगला धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि 13वीं शताब्दी के पहले रोमन मध्य यूरोप में कैथोलिक चर्च का प्रबल प्रभाव था, जिसने समाज को रूढ़ियों में बांट दिया था। धर्म की भावना प्रबल थी, हर जगह पर धर्म का प्रभाव था, जिससे तर्क एवं बुद्धि का उचित रूप से चिंतन नहीं, बुद्धि के आधार पर उचित चिंतन नहीं हो पाता था, और लोगों का दृष्टिकोण धीरे धीरे संकुचित हो जा रहा था। धर्मनिरपेक्षता की भावना ने लोगों को स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर किया, मानव बुद्धि एवं तर्क के आधार पर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ, जिसने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया, जो कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता कही जाती है। सर्वदेशीयतावाद। सर्वदेशीयतावाद जो भी है पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि इस युग में मानव जिस पर कि एक स्वतंत्र चिंतन के संबंध में मानव अपनी बुद्धि से, चूँकि धर्म का प्रभाव इतना मध्ययुगीन समाज धार्मिक रूप से इतना जकड़ा हुआ था कि लोगों को स्वतंत्र चिंतन की आज्ञा नहीं थी। इस सर्वदेशीयता की भावना ने जो लोग एक देश से दूसरे देश में गए, वहाँ पर गए तो उन्होंने स्वतंत्र चिंतन की तरफ जो है अपना ध्यान केंद्रित किया, और लोग चर्च का विरोध जिनको करने का साहस नहीं था, लोगों में धीरे धीरे चर्च के विरुद्ध भी अपना ध्यान आकर्षित किया, जिसने कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन्म दिया। और चर्च विरोधी भावना, क्योंकि मध्ययुगीन यूरोप में कैथोलिक चर्च का पूर्ण तरह नियंत्रण था, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी, कारण हुआ धीरे धीरे लोग संकुचित हो गए थे, वैज्ञानिक तरीके से चिंतन एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। यही कारण था जब देशों के मध्य आपस में संपर्क स्थापित हुए तो
एक सभ्यता जब दूसरे सभ्यता से का सम्मिश्रण हुआ तो लोगों में चर्च में व्याप्त कुरीतियों के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हुई। लोगों ने चर्च की प्रबल पुरजोर विरोध किया, जिसने कि मध्ययुगीन समाज को बदलने में भरपूर सहयोग किया, जो पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता कही जाती है। राष्ट्रवाद की भावना, क्योंकि यूरोप के देशों पर कैथोलिक चर्च का इतना नियंत्रण था कि वो सब कुछ जानते हुए भी उनको अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन जब यूरोप, मध्य यूरोप के देश, इटली तथा अन्य देशों में गए और तो वहाँ पर जो है स्वतंत्र चिंतन प्रारंभ हुआ और जब एक दूसरे के मध्य में संपर्क में आए, जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल किया, जो कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक प्रमुख विशेषता कही जाती है। अब हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्या कारण थे उसका अध्ययन करेंगे। पाठवाद दी काजेज ऑफ रेनेसांस, वी विल फोकस ऑन दिस इश्यू कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का क्या कारण है, इस पर हम अध्ययन करेंगे। यदि हम मध्ययुगीन यूरोप की सभ्यता संस्कृति का पर विहंगम दृष्टिपात करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि यह किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण एक क्रमबद्ध विकास का एक फल था। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण किस तरीके से हुआ इसका हम अध्ययन करेंगे। पहला कारण सांस्कृतिक पुनर्जागरण का यह था, अध्ययन था विचारों की अभिवृत्ति, क्योंकि मध्ययुगीन समाज में अध्ययन तथा विचारों की अभिवृत्ति नहीं थी। मध्ययुगीन समाज अंधविश्वासों में, कुरीतियों में इतना जकड़ा हुआ था कि उन्हें साहित्य के अध्ययन की तरफ ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि 13वीं शताब्दी में जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण 13वीं शताब्दी के अंत में जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आरंभ हुआ, उसमें अनेक साहित्यों की रचना हुई। पुरातन साहित्यों की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित किया गया। साहित्य तथा संस्कृत की साहित्य तथा संस्कृत के विकास ने अध्ययन में अभिरुचि दिखाई। जब साहित्य का विकास हुआ, अनेक साहित्यों की रचना हुई, तो साहित्यों की रचना से लोगों को अध्ययन में प्रेरणा मिली। जब अध्ययन में प्रेरणा मिली तो लोगों ने एक दूसरे के संस्कार, संस्कृति के बारे में अध्ययन किया, जिसने पुनर्जागरण की भावना को प्रोत्साहित किया। चूँकि 12वीं शताब्दी का मध्य यूरोप अत्यंत संकुचित अवस्था में था, जो कि अंधविश्वासों एवं कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। लेकिन
13वीं शताब्दी के अंत आते आते अध्ययन की विशेष अभिवृद्धि ने, जिसने साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहित किया, पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण बना। दूसरा प्रमुख कारण वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों के स्वतंत्र दृष्टिकोण का उदय भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण था। मध्ययुगीन समाज, जो कि धर्म एवं समाज, धर्म और अंधविश्वासों में लिप्त था, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हुआ और दार्शनिकों ने तर्क एवं बुद्धि के आधार पर हर चीज़ का स्वतंत्र चिंतन प्रारंभ किया। हर चीज़ का आकलन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाने लगा। जो धार्मिकता की भावना थी, जो कुरीतियाँ थीं, बाह्याडंबर थे, अंधविश्वास था, उन हर चीज़ों का अध्ययन, हर चीज़ों का स्वतंत्र चिंतन वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित किया गया। दार्शनिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए गए। तर्क एवं बुद्धि के आधार पर स्वतंत्र चिंतन ने पुनर्जागरण की भावना को प्रबल रूप से प्रोत्साहित किया, जिसने मध्ययुगीन समाज को बदल करके रख दिया। और इसी स्वतंत्र चिंतन ने पुनर्जागरण करने में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में अपना कदम बढ़ाया। और अगला कारण था कि रोमन कैथोलिक चर्च का जो है प्रबल विरोध, क्योंकि यह भी पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण था। क्योंकि मध्ययुगीन समाज जो 13वीं शताब्दी तक, 13th सेंचुरी तक पूरी तरह से कैथोलिक चर्च का नियंत्रण एवं प्रभाव था। पूरे मध्ययुगीन समाज पर कैथोलिक चर्च का पूरी तरह से प्रभाव एवं नियंत्रण था। इस कैथोलिक चर्च ने 14वीं शताब्दी आते आते धीरे धीरे स्वतंत्र चिंतन की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ, क्योंकि विद्वानों ने पुरातन साहित्य को त्याग कर, जिसमें कि चर्च के विषय में विरोध करने का साहस जो नहीं करते थे, नवीनतम साहित्य की रचना की गई, जिसमें लोगों ने धार्मिक कुरीतियों का खंडन किया तथा धर्मनिरपेक्षतावाद को बढ़ावा दिया, जिसमें स्वतंत्र चिंतन को प्रमुख महत्व दिया गया। इसमें से 12 से 14 से लेकर के 1296 में रोजर बेकन के साहित्य ने, प्रमुख भूमिका अदा किया स्वतंत्र चिंतन में। रोजर बेकन के साहित्य ने भूमिका अदा करके सांस्कृतिक पुनर्जागरण में एक प्रमुख योगदान प्रस्तुत किया, जो कि मध्ययुगीन समाज को बदलने में प्रमुख सहयोग किया। इस साहित्य को पढ़ करके जो लोग चर्च का विरोध करने का साहस नहीं करते थे, धीरे धीरे चर्च का विरोध करने की तरफ चर्च का विरोध करने लगे और इस प्रकार से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में एक कदम प्रस्तुत किया, जिन्होंने मध्ययुगीन समाज में चर्च विरोधी भावना जो धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी, इसने सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
and tomorrow I will discuss again.